वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब आप फील करके पढ़ते हो तो आपको हमेशा याद रहता है, भूलने की आदत अब बाय बाय। तो चलो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक। क्लास 10th में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को। आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि जो रे इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस पे, यानी आती है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सवाल यह होता है कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन कहते हैं जब कोई लाइट रे या लाइट बीम, कोई भी चीज जब किसी मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में ना जाकर सेम मीडियम में टकराकर वापस जाती है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट का किसी मीडियम से आना और किसी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस जाना, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन समझ में आपको आ गया। देखो यहां पे लाइट रे इस मीडियम से आ रही, मीडियम 1 से आ रही है, टकराकर ये वापस इसी मीडियम में चली जा रही है, दैट मीन्स इस लाइट का हो गया है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना जहां पे लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में। ठीक है, अब बाकी कुछ फॉर्मल चीजें। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और ये है स्मूथ सरफेस। ठीक है, इसे बोल सकते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड सरफेस भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। तो हमने इसका नाम दे दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये जो आप देख रहे हो डॉटेड लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल, और इससे जो एंगल बन रहा है वो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं बोल रहा हूं आई, और ये है हमारा आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बात समझ में आ गई। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और स्मूथ सरफेस, ये सारी कहानी है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। हमारा लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का? लॉ कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लाइट रे नॉर्मल से जितनी एंगल, जो भी एंगल बनाकर इंसिडेंट होगी, उसी एंगल को बनाता हुआ या बनाती हुई ये लाइट रे निकल जाएगी। सिंपल बात। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। कितना सिंपल बात है। जिस एंगल को बनाते हुए ये लाइट रे इंसिडेंट होगी, उसी एंगल को बनाते हुए ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल, अगर ये 60 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है तो ये 60 डिग्री एंगल बनाते हुए चली जाएगी। अगर 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी तो 30 डिग्री बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ। इसी लॉ पर हमने क्लास 10th के मैथ का एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, आपको याद होगा, शायद हम लोगों ने किया था, शायद लाइंस एंड एंगल्स में हम लोगों ने किया था। आप ढूंढिएगा, लाइंस ऑफ एंगल्स में दो ऐसे प्लेन हुआ करते थे और वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट आता था, रिफ्लेक्टर होता था। आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा वहां पे। खैर, बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब प्लेन का मतलब ये नहीं होता कि एरोप्लेन में लाई करते हैं।
मतलब प्लेन में लाइक करते हैं मतलब प्लेन में झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में कैसे लाइक करते हैं, एग्जांपल देखो। ये है हमारा एक प्लेन, इसी प्लेन में आप देख रहे हो इंसिडेंट रे है, इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे है और इसी प्लेन में नॉर्मल है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में, रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन में और नॉर्मल इस प्लेन में, ये नॉर्मल मान लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इन तीनों को एक ही प्लेन में रहना है, ठीक है, जीना है साथ साथ और मरने की बात नहीं करते हैं, सो साथ साथ ही जिएंगे। ये कहते हैं कि भाई तीनों लोग एक साथ एक ही प्लेन में भाई भाई की तरह रहेंगे, अलग नहीं होंगे। तो ये है तीसरा लॉ, मतलब हम साथ साथ हैं लॉ। और पहला लॉ क्या कहता है, इक्वलिटी लॉ, हम इक्वल हैं, हम बराबर हैं। और ये क्या कहता है, हम सब एक साथ हैं। ये दोनों लॉ ऐसा कुछ कहता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, ठीक है, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन से पहले हम समझ लेते हैं बीम कैसे कहते हैं। बीम, वो बीम नहीं जिसपे घर बनता है ना, बीम। देखो यहां पे आप एक रे देख रहे हो ना, ये रे आप देख रहे हो, ये पिंक कलर येलो कलर की रे आप देख रहे हो, बहुत सारे रेज हैं। इन रे का जो ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। मैं इसको आपको लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। घबराने का नहीं बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं, ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीमा। बीमा बीमा बीमा, भीम नहीं, बीम। तो रेज के ग्रुप को कहते हैं बीम, नॉट अ भीम, ठीक है। अब ये बीम कितने टाइप का होता है, ये बीम होता है 3 टाइप का, ठीक है। पहला टाइप जो हम कहते हैं पैरेलल बीम, ये देखो ये हमारा पैरेलल बीम है, इट्स कॉल्ड अ पैरेलल बीम। दूसरा बीम क्या होता है, दूसरा बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, जब लाइट रे इस तरह से आकर कन्वर्ज हो जाती है, इट्स कॉल्ड अ कन्वर्जिंग बीम। और तीसरा बीम होता है डाइवर्जिंग बीम, इस तरह से जब ये दूर दूर हो जाते हैं, जब लोग जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते हैं तो कहते हैं पैरेलल बीम। जब सब लोग आकर एक जगह मिल जाते हैं, इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम। और जब दूर दूर हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम। 3 तरह की बीम होती है। समझ में आपको आ गया होगा, नोट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीज 10th क्लास की है। अब देखिए यहां पे येलो कलर की जो लाइट आप देख रहे हो, रे देख रहे हो, ये रे इस स्मूथ सरफेस पे आ रही है, हम इसका नाम देते हैं स्मूथ सरफेस। अब कहोगे सर आप स्मूथ सरफेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से ही होता है। तो स्मूथ सरफेस से हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये लाइट रेज आप देख रहे होंगे, क्या ये बीम पैरेलल है, आप कहोगे हाँ सर बीम पैरेलल दिख रही है, लेकिन क्या जाने वाली बीम भी पैरेलल है, आप कहोगे हाँ सर जाने वाली बीम भी पैरेलल ही दिख रही है। देखो टकराने के बाद ये देखो इस तरह से इसके पैरेलल हो गई है, ये देखो क्या ये तीनों पैरेलल दिख रही हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या पैरेलल हो गई हैं। मैं एक और बना के आपको दिखा देता हूं, देखो ये लाइट रे इस तरह से आई पैरेलल, ठीक है, टकराने के बाद ये हो गई फिर से पैरेलल। तो देखो आपको क्या समझ आ रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल हो जा रही है, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन। जिस मैनर में हम आते हैं उसी मैनर में टकरा कर वापस जाते हैं तो उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिस मैनर में हम आते हैं उसी मैनर में टकरा कर वापस जाते हैं तो कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। पैरेलल आए और पैरेलल चले गए, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप कहोगे इससे फायदा क्या होता है,
ये हम थोड़ी देर बाद समझने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये हिल गया, ठीक है। हाँ, इसको हम थोड़ी देर बाद समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों थोड़ा सा हिल गया है, मैं सही कर देता हूँ इसको, ये ऐसे जाएगा। तो इससे पहले बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। अब इसके लिए जो सरफेस होता है वो होता है रफ सरफेस, ROUGH, रफ सरफेस, सरफेस, ठीक है। सर का फेस कॉल्ड सरफेस, ठीक है। रफ सर का फेस, रफ सरफेस, चलिए ठीक है। सो अब देखो, रफ सरफेस रफ होता है, लेकिन जरूरी नहीं को आपको रफ दिखता है। मतलब क्या हुआ, बॉल को आकर पुट्टी लगा दे एकदम चिकना दिखे आपको, चिकना, लेकिन फिर भी वो रफ ही है। तो रफ सरफेस ऐसा सरफेस होता है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक तौर पे देखो, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सरफेस कुछ उबड़ खाबड़ है। भले ही आपको दिखेगा, आपको नेकेड आई से दिखेगा कि नहीं ये सरफेस स्मूथ है, जैसे पर्दा, स्मूथ पर्दा है, स्मूथ वॉल है, ठीक है, स्मूथ आप कॉपी बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन फिर भी वो सरफेस स्मूथ नहीं है, ठीक है, वो रफ सरफेस है। तो ऐसे रफ सरफेस पे होता है रिफ्लेक्शन डिफ्यूज वाला, मतलब इरेगुलर, आप इसे कह सकते हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए अब आप देखो, ये जो अब येलो कलर की लाइट देख रहे हो ना, ये है इंसिडेंट रे, और जो आप देख रहे हो व्हाइट कलर की लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड रे। पहले दिमाग बैठा लो, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। देखो बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हो इसे कहता हूं मैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, एक्सीडेंट रेज नहीं, इंसिडेंट रेज। और ये जो आप देख रहे हो इसे मैं बोल रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये जो आपका दिख रहे हो, माय गॉड क्यों ऐसा हो रहा है भाई। हाँ अब देखो, ये जो है हमारा वो है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, इंसिडेंट रे तो बिल्कुल मैनर से आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे डिसमैनर हो जा रही हैं, पैरेलल नहीं जा रही हैं। ये तो आपको साफ दिख रहा होगा, क्लियर, कि पैरेलल रेस आ तो रही हैं पैरेलल मैनर के साथ, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद इनकी तरह पैरेलल नहीं हो रही हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। एक गाना सुना होगा, मैं इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं कहाँ मैं कहाँ चला। तो यही कुछ है कि ये इधर चले ये उधर चले, आज रहे साथ साथ, हम साथ साथ हैं, लेकिन टकराने के बाद ये अपने रास्ते बदल देते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रफ सरफेस का जो आप देख रहे हो डिज़ाइन, ये अलग अलग टाइप का है, और उसके वजह से ये टैंजेंट आप देखिए, टैंजेंट है, ये टैंजेंट देखो, टैंजेंट सरफेस को टच करता हुआ ये टैंजेंट है। यहाँ टैंजेंट कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ टैंजेंट आपको ऐसा दिख रहा है, यहाँ टैंजेंट इस तरह दिखेगा आपको, यहाँ कुछ ऐसा दिखेगा टैंजेंट आपको। टैंजेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, तो बच्चों नॉर्मल का डायरेक्शन भी तो अलग अलग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये है नॉर्मल, देखो डायरेक्शन अलग अलग हो गया। 90 डिग्री एंगल पर देखो, ये देखो नॉर्मल, ये है नॉर्मल, टैंजेंट से 90 डिग्री एंगल, ये है नॉर्मल, टैंजेंट से 90 डिग्री एंगल, ये है नॉर्मल। अब आप खुद सोचो बच्चों कि जब नॉर्मल ही का डायरेक्शन अलग अलग है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग अलग होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। गिर तो रहे थे सब लोग एक ही डायरेक्शन में, यानी आ तो रहे सब लोग एक ही डायरेक्शन में, लेकिन सरफेस के अलग अलग होने की वजह से उनका नॉर्मल अलग अलग था और एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग बन रहा था, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग बन गया। इन्होंने, इन रेज ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का अच्छे से पालन किया, बहुत अच्छे से पालन किया। इन्होंने फर्स्ट लॉ का, एंगल आई इक्वल टू आर का बहुत अच्छे से पालन किया। इसके बाद भी बेचारे मैनरलेस हो गए। क्यों हो गया ऐसा? सरफेस ही रफ था। कभी कभी जिंदगी में हम लोग करते तो बहुत अच्छे हैं, सारे रूल फॉलो करते हैं, लेकिन रिजल्ट बड़ा उबड़ खाबड़ मिल जाता है।
तो क्या कहते हैं, नसीब ही ऐसा था, किस्मत ही ऐसा है। वैसे नसीब को हम लिख सकते हैं, हमारे हाथ में नसीब को लिखना होता है, हमें कठिन मेहनत करनी होती है, नसीब अपने आप आपका साथ देता है। लेकिन फिलहाल आप इसे कह सकते हो नसीब, इस लाइट रे जो गिर रहे थे इनका अपना अपना नसीब था। कोई इस तरह से गिरा, इस सरफेस पे गिरा, कोई इस सरफेस पे गिरा, कोई इस सरफेस पे गिरा, कोई इस सरफेस पे गिरा। सरफेस तो एक ही था लेकिन डायरेक्शन अलग अलग था जहां पे वो लोग गिरे। इस वजह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करने के बाद भी ये रेज आपस में अलग अलग हो गई। देखो आपको समझना चाहिए, ये रे ऐसे आ रही थी एंगल आई का फॉलो करते हुए, ये ऐसे निकल गई। ये रे ऐसे आ रही थी, ये नॉर्मल है, एंगल आई का फॉलो करते हुए ऐसे निकल गई। ये रे ऐसे आ रही थी, ये है नॉर्मल, एंगल आई का फॉलो करते हुए ये ऐसे निकल गई। ये रे देखो ऐसे आ रही थी और यहाँ पर हमारा नॉर्मल है, इस तरह से एंगल का फॉलो करते हुए ऐसे निकल गई। सभी रेज ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो किया, नसीब अलग अलग थी, अलग अलग जगह गिरे, इस वजह से ये लोग अलग अलग हो गए। सो ये हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब सवाल यही कि इसका मतलब क्या है, क्या है डिफरेंस। देखो सपोज करो कि आप यहां पर खड़े हो, इस तरह से खड़े हो, ध्यान देखना, समझना इस बात को। आप यहां खड़े हो, आपके सर से एक रे आ रही है, टकरा कर यहां पहुंच गई, यानी सर आपका यहां पर है, और आपका पैर का रे यहां से आ रही, टकरा कर यहां पहुंच गई, यानी पैर आपका यहां पे है। तो मतलब आप कुछ इस तरह से बन गए हो। आपके सर से लेकर पैर तक करोड़ों अरबों इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, और जिस मैनर से निकल रही हैं, जो दूरियां हैं, जो एंगल्स हैं, जिस तरह से निकल रही हैं, जिस मैनर से, उसी मैनर से टकरा के वापस चली जा रही। ये बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर रहा। तो इस पैटर्न को, इसी पैटर्न पर अगर हम जाकर मिल जाएं तो हमारा इमेज अच्छे से मिल जाएगा, यानी हम अपनी इमेज देख पाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हम देख सकते हैं अगर पैटर्न हमारा चेंज ना हो रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। यहां सर की रेज टकराकर कहीं और जा रही है, नाक की रे टकराकर कहीं और जा रही है, आंख की रे टकरा कहीं और जा रही है। इनफैक्ट इन आंख से निकलने वाली रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो के आंख से जो जा रही है रेज, वो कई दिशा में जा रही है। मीन्स हम अपनी इमेज देख नहीं पा रहे हैं। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हम अपनी इमेज खुद नहीं देख पाते, या किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देख नहीं पाते, जबकि रेगुलर में हम देख पाते हैं। इसीलिए स्मूथ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है, जैसे प्लेन मिरर होता है, तो हम इमेज देख लेते हैं। लेकिन जब वॉल से होता है तो इमेज देख नहीं पाते। वॉल से, कॉपी से, किसी भी स्मूथ सरफेस से अगर आप देखो, जैसे मान लो आपके घर में टाइल्स होंगी, आपके घरों में अच्छे से कबर्ड होगा, तो आपने देखा होगा कि सरफेस स्मूथ रहता है, बिल्कुल चिकना होता है, लेकिन आप उस पर अपनी चेहरा नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि वो स्मूथ नहीं है, ऑप्टिकली वो है रफ। तो ऑप्टिकली रफ सरफेस से होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से आप अपना चेहरा या अपनी इमेज या किसी भी इमेज नहीं देख पाते हो। और रेगुलर रिफ्लेक्शन से आप अपना चेहरा या किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाते हो, क्योंकि वो होता है स्मूथ सरफेस, ऑप्टिकली स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, सो बच्चों यहां देखिए एक प्लेन मिरर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, आपने देखा होगा घरों में, जिससे आप लोग मीन्स चेहरा देखते हो, बाल झाड़ते हो, यू नो, इट्स कॉल्ड अ प्लेन मिरर। तो ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, ये सवाल अभी थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर इमेज बनता कैसे है। भाई क्या है रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इसको जान लेते हैं, इसके बाद यह पढ़ लेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे प्लेन हो या कॉनकेव या कॉन्वेक्स या फिर लेंस हो, मिरर हो या लेंस, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, हर जगह ये अप्लाई होता है। कम से कम
कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट होती हैं वही बनता है इमेज। तो रूल्स को हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई समस्या ना हो, इसलिए रूल्स को समझो बच्चों, रूल्स को समझने की कोशिश करो। आओ मैं रूल समझाता हूं आपको। क्या है रूल्स? रूल्स 1 कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे कम से कम कितनी? 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करती है, मैं लिखता हूं यहां पर जहां मीट करती हैं। कैसा मीट भाई? एक्चुअल मीट करती हैं। कैसा? एक्चुअल। वहां बनता है रियल इमेज। रियल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। कहां बनता है रियल इमेज? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती हैं एक्चुअल में। ठीक उसी तरह हम कहें आपसे कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट होता है, वहां बनता है वर्चुअल इमेज। इस बात को समझिए, जब लाइट रेज 2 या 2 से अधिक आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्ट रे बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्टेड रे अगर एक जगह पे मिल गई, कन्वर्ज हो गई, जहां पे मिलना चाहिए कहीं मिल गई, वहां बनेगा रियल इमेज। मतलब ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे बने, इट इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक वहीं पर जब कोई रेज मिलती नहीं है एक्चुअल में, लेकिन हम उसको मिलाते हैं जबरदस्ती पीछे खींचकर, तो जो इमेज बनता है उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्लियर? सो जो इमेज रियल होती है वो स्क्रीन पे बनती है, जो वर्चुअल होती है वो पीछे बनती है स्क्रीन की, क्योंकि हम रेज को जबरदस्ती मिलाते हैं पीछे ले जाकर, तो इमेज कहाँ बन जाती है? पीछे। इस बात को याद रखो, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि जिस जगह पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं 2 या 2 से ज़्यादा, वहाँ बनता है इमेज। लेकिन जब एक्चुअल मिलेंगी तो रियल इमेज, और जब वो वर्चुअल मतलब अपीयर टू मीट होंगी, खींच कर मिलाएंगे हम लोग, तो वहाँ जो इमेज बनेगा वो बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब होता है आभासी, प्रतीत होना, लेकिन होता नहीं है। जैसे अगर हम बात करें प्लेन मिरर से, तो अगर आप शीशे में अपने चेहरा देखोगे तो लगेगा कि शीशे के अंदर कोई है, लेकिन क्या शीशे के अंदर कोई है? क्या नहीं है। लेकिन ऐसा हमें आभास होगा, प्रतीत होगा, और लगेगा कि हमें अपनी इमेज दिखाई दे रही, शीशे के पीछे कोई है, और जब झांक के देखोगे तो वहाँ कोई नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए कहते हैं वर्चुअल इमेज। 2 तरह की इमेज, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जल्दी से इमेज फॉर्मेशन की। इसको हम नोट कर लीजिए, जहां एक्चुअल मीट करेगी रिफ्लेक्टेड रे वहां बनेगी रियल इमेज, और जहां अपीयर टू मीट होगी उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, आते प्लेन मिरर की। देखिए प्लेन मिरर क्या कहता है हमारा। देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है, इसको और बड़ा करते हैं ताकि और अच्छे समझ में आएगा आपको। ये देखिए और बड़ा हो गया, आपको और अच्छे समझ में, जितना बड़ा होगा आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो अब यहां पर क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जरा ध्यान देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखा हुआ है इस जगह पर। ठीक है, इसका नाम दिया मैंने ए और बी। हमें 2 रे निकालनी है। ठीक है, 2 रे। मैंने क्या किया, एक रे निकाला है, मैंने एक रे निकाला है इस तरह से सीधा। अब बताओ क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से एंगल कितना बन रहा है? 0। देखो नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल है, मान ब्लैक जो हमारा देख रहा है पेन, ये नॉर्मल है। अब इंसिडेंट एंगल के देखो, पीला वाला देखो, क्या इन दोनों में जो एंगल बन रहा है कुछ नहीं बन रहा है। अगर नॉर्मल ऐसे होता तो कुछ एंगल बन जाता, देखो ये एंगल बन रहा है ना, ऐसे होता कुछ एंगल बन जाता। लेकिन नॉर्मल भी इसी तरह इसी डायरेक्शन में है, और इंसिडेंस रे भी इसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, और जब नहीं बन रहा है तो ये वापस बिना एंगल बनाए निकल जाएगी। जब बिना एंगल बनाए जा रही है I0, तो R भी क्या होगा?
0। इसका मतलब ये रे वापस इसी तरह से लौट जाएगी बिना किसी एंगल बनाए हुए। ठीक है, चलिए हम लेते हैं दूसरी रे के बारे में। ठीक है, दूसरी रे के बारे में बात करते हैं। इसको बताया मैंने, ये थोड़ा वापस लौट गई इस तरह से। दूसरी रे देखिए, यहां से ऐसे जाती है, ये दूसरी रे जा रही है और एंगल आई कुछ बन रहा है। देखो ये एंगल आई बन रहा है, आई मान लेते तो थीटा हो गया। ठीक, अब इसी एंगल को बनाते हुए इसको वापस भी लौट आना है। अब लौट चले। अब जब ध्यान दो, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये आपस में कहीं मिलेंगी? एक्चुअल में कहीं नहीं मिलेंगी। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनको पकड़ो, क्या ये दोनों आपस में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ये रे ऐसे गई, टकरा के वापस आ गई। ये रे ऐसे गई, एंगल आई यानी थीटा, उस एंगल बना के यहां पे चली गई, एंगल थीटा ये यहां पर है। ठीक है, आर इक्वल टू थीटा। क्या दोनों आपस में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो कैसे मिलाएंगे? इन दोनों को पीछे ले जाएंगे और पीछे ले जाकर हम पूरी तरह से इसको मिला देंगे। और देखो इसको हम पीछे भी ले जा रहे हैं। एक मिनट, हाँ ये गया पीछे हमारा, और देखो पीछे ये जाकर ऐसे मिल जाता है और जहाँ मिल जाएगा वही इमेज बन जाएगी। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर समझ लीजिए, दो रे लेकर जाएंगे। आप चाहो तो बताऊं आप लोगों को, आप और भी रे ले जा सकते हो। और भी रे देखो, और भी रे देखो, आप चाहो एक रे यहां से लेकर जाओ। ठीक है, और अब ये जो रिफ्लेक्शन होगा इसका, ये बिल्कुल इसको ऐसे मिलेगा। इसका मतलब अब जो ये आपका होगा वो इस तरह से निकल जाएगा, फिर भी जाकर वही मिलने वाला है। अब चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक करो, क्या एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिखेगा। देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, सेम एंगल। यानी यहां से लाइट रे आई, टकरा के वापस गई, पीछे लेकर गए, जाकर वहीं मिल गई। कोई भी रे कहीं से लेकर जाओगे इस मिरर पे, कहीं से भी, इस पॉइंट से कहीं भी लेकर जाओगे, मिलना उसको वहीं पे है। लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रही है, ये मिल रही है वर्चुअल में, मतलब पीछे ले जाकर मिला रहे हैं हम लोग। ये दोनों रे आपस में कभी भी, ये रे मान लो, ये रे मान लो, ये रे मान लो, इन दोनों को मान लो, या इन दोनों को मान लो, या इन दोनों को मान लो, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन इनको पीछे अगर हम ले जाएंगे, इन दोनों को लेके जाइए, या इन दोनों को लेके जाइए, या इन दोनों को लेके जाइए, ये आपस में वही मिल जाएंगी। तो ये कैसा इमेज बन गया? वर्चुअल इमेज। तो अगर हम बात करें इसके पोजीशन की, तो हम यहां लिखते हैं पोजीशन कहां बनेगा? तो आप बोलोगे बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। एकदम क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कि साइज क्या होगा इसका। तो आप कहोगे कि इसका जो साइज होगा वो सेम होगा, सेम सेम एज ऑब्जेक्ट। अब कहोगे कि सर नेचर क्या होगा इसका? व्हाट इज नेचर? नेचर कैसा होगा? तो मैं कहूंगा इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए सीधी बात है, PSN पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, सेम डिस्टेंस पे। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे होगे, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस यहां पर ये बन जाएगा, सेम डिस्टेंस पर बनेगा। तो हमने कहा सेम डिस्टेंस बट बिहाइंड मिरर, ये पोजीशन हो गया इसका। साइज कैसा है? बिल्कुल सेम। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर बनेगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर बनेगा। सो साइज सेम। नेचर कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट, सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, मतलब हमें वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, मिरर के पीछे बनेगा। सवाल एक आता है, सवाल ये आता है कि सीधा बनता है, क्या मतलब हुआ?
सीधा मतलब ये हुआ कि इसकी जो हाइट है वो सीधी रहेगी, लेकिन इसका जो लेटरल हमारा इन्वर्जन है वो फ्लिप हो जाएगा। मतलब बाएं की इमेज दाएं और दाएं की इमेज बाएं आपको दिखाई देगी। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपना हैंड उठाओगे तो आपको नज़र आएगा कि आप उठाओगे लेफ्ट और आपको दिखाई देगा राइट। यानी कि अगर आप देखोगे, अगर आपने मिरर के सामने कुछ ऐसा समझिए, अगर मान लीजिए कि मिरर है आपका, एक मिरर है और यहाँ पर आपने एक लेटर लिया है और वो लेटर मान लीजिए है डी, ठीक है, लेटर डी है। और अगर इसका इमेज भी कुछ ऐसे ही बन गया, इसका इमेज भी कुछ ऐसे ही बन गया, मान लेते हैं इस तरह से, इसका इमेज भी कुछ ऐसे ही बन गया, तो आपको देखो बड़ी हैरानी होगी जानकर। क्या हैरानी होगी? देखो, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 1 की बात करें, इसका डिस्टेंस जरा देखो कितना है, और इस पॉइंट को अगर हम यहां पे देखें, इसका डिस्टेंस वो कितना है, ये पॉइंट 1 है, डिस्टेंस का फर्क हो गया। जबकि इमेज फॉर्मेशन कहता है प्लेन मिरर का कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए ऑब्जेक्ट और इमेज का, ऐसा नहीं दिख रहा हमें। इस पॉइंट को देखो, पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस थोड़ा सा है, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, ये पॉइंट नंबर 2 है, जो कि मैच ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से इमेज कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा, देखो ये रहा हमारा मिरर, ठीक है, और फिर से हम लेते हैं अपना लेटर डी, और अब हम बनाते हैं इसको कुछ इस तरह से, ये बन गया डी हमारा। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि अगर हमने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट नंबर 1, तो देखो ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस ये भी है, तो दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है पॉइंट नंबर 1 की। ठीक उस तरह अगर आप इस पॉइंट को ले लो, ये पॉइंट नंबर 2 है, जो डिस्टेंस आप देख रहे हो उतना डिस्टेंस आपको नजर आएगा पॉइंट नंबर 2 का। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इसीलिए एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। मैं फिर से बता दूं, उल्टा का मतलब ऐसे नहीं कि इसको ऐसे लिखा जाएगा, उल्टा का मतलब ये नहीं कि ए को ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये उल्टा नहीं होता है, इस तरह का उल्टा होता है। इसको बोलते हैं फ्लिप हो जाना, मीन्स लेटरल इन्वर्जन। दैट मीन्स कि वो बाएं का इमेज दाएं और दाएं का इमेज बाएं, ऐसा कुछ प्लेन मिरर दिखाता है। इसलिए एम्बुलेंस हमेशा उल्टे लेटर में लिखा होता है, ताकि जब आगे प्लेन मिरर से कोई देखे तो उसे वो सीधा दिखाई दे और रास्ता मिल जाए हमें आराम से। और वो एम्बुलेंस जिसमें कुछ क्रिटिकल मरीज हो सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, वो आराम से पहुंच जाएं, रास्ता क्लियर हो जाए, लोग एम्बुलेंस को देखकर रास्ता दे दें। और ऐसा होना चाहिए, एम्बुलेंस को देखकर रास्ता हमें दे देना चाहिए, चाहे हम कितनी भी इमरजेंसी में क्यों ना हो। मरीज की इमरजेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सो मिरर से हमें इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस और लेटरल इन्वर्टेड, ठीक है। ये था हमारा प्लेन मिरर का फॉर्मेशन। प्लेन मिरर के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग के लिए इतना बहुत काफ़ी है, और हमने क्लास 10 में बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है, इसलिए प्लेन मिरर के लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर आपको आज क्लास अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो तो कमेंट में कुछ अच्छा लिख दीजिए, और नहीं समझ में आया तो भी आप अपना कंप्लेन लिख सकते हैं। आप कंप्लेन हम खुशी स्वीकार करेंगे और उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इस चैनल से जुड़ो, पढ़ाई करो, अपने दोस्तों को इसमें ऐड करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये सब चीज़ तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन पढ़ाई करो और भी फील करके। कोई डाउट हो तो लिखो कमेंट में, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास में इतना ही।